हेलो बच्चों। हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और उसमें हमने पॉलिनेशन कंप्लीट किया था। ठीक है बच्चों। बच्चों, अभी एक टर्म हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, ये टर्म बेसिकली आपको चैप्टर नंबर 5 में आएगा, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है बच्चा, और इसको फिर से आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है बच्चों, लेकिन इस चैप्टर में हल्का सा उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे हल्का सा उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि ताकि उसमें आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है बच्चा। बच्चा, टर्म होता है दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो बच्चा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, अगर इसको हम जेनेटिक्स के टर्म में डिफाइन करें तो इसको कहा जाता है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म बिटवीन द टू प्लांट हैविंग द जेनेटिकली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चा। तो आप कह सकते हो बच्चा ये क्या है, तो आप कह सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन performed between two plants having genetically contrasting characters, plants having क्या बच्चा, genetically contrasting characters, contrasting characters। ठीक है, या इसको आप कहो ना ट्रेट्स, है कि नहीं, कैरेक्टर्स कहो या यू कैन से ट्रेट्स इज कॉल्ड क्या बच्चा, इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चा, जेनेटिकली कॉन्ट्रास्टिंग को कुछ आप ऐसे समझ सकते हो सिंपल भाषा में कि जैसे हम बोले गुड और आप बोलो बैड, हम बोले मेल आप बोलो फीमेल, बिल्कुल अपोजिट उसका, है कि नहीं, उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। ठीक है, तो जेनेटिक्स में जेनेटिकली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा अभी कि हाइट ऑफ मान लो पी प्लांट है कि नहीं, तो हाइट ऑफ पी प्लांट एक करेक्टर हो गया और उसका दो अल्टरनेटिव फॉर्म मिल सकता है, दैट इज द टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। द टॉल एंड ड्वार्फ आर द टू जेनेटिकली कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, है कि नहीं बच्चा। तो हमने वही कह दिया कि दो प्लांट को आपस में हमको करवाना है रिप्रोड्यूस, दो प्लांट के बीच में करवाना है हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो क्या बच्चा जेनेटिकली कॉन्ट्रास्टिंग हो, तो उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चा ये हमने डेफिनेशन दिया इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, है कि नहीं। और अगर इसको आप सिंपल डिफाइन करना चाहो तो इसको आप सिंपली ये कह सकते हो कि द क्रॉस परफॉर्म बिटवीन, आई रिपीट, द क्रॉस परफॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स डिफरिंग इन द कैरेक्टर्स, है कि नहीं, डिफरिंग इन द डिफरेंट क्या बच्चा कैरेक्टर्स इज कॉल्ड क्या बच्चा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बात समझे बच्चों, क्लियर हुआ। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो कि मान लो कि टॉल प्लांट को हम क्या कर दे बच्चा, तो इसको हम ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करवा दे, मतलब टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में अगर हम रिप्रोडक्शन करवा दे, है कि नहीं, तो यही हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चा आप सब जानते हो कि सर टॉल प्लांट यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी या स्मॉल टी भी टॉल हो सकता है, लेकिन ड्वार्फ तो हमेशा क्या होगा बच्चा, स्मॉल टी होगा। तो अब आपके मन में आएगा सर कैपिटल टी को, ठीक है ना, कैपिटल टी को इसको भी तो हम क्या बच्चा स्मॉल टी से रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। या एक वैसा प्लांट जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको भी तो हम स्मॉल टी से रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं,
बिल्कुल करवा सकते हो, बट बी क्लियर बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन टर्म जो मेंडल ने यूज किया था वो बेसिकली यूज किया था फॉर द होमोजाइगस कंडीशंस। मतलब कि अगर आप टॉल और ड्वार्फ को रिप्रोड्यूस करवा रहे हो तो जो आपको टॉल प्लांट लेना पड़ेगा बच्चा वो कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट तो हमेशा स्मॉल टी होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में जो करवाएंगे रिप्रोडक्शन, ये होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन वही हम कह दें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम स्मॉल टी से क्रॉस करवा दे तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। मतलब जो ट्रेट आप ले रहे हो वो ट्रेट हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में उसका एलील मिलना चाहिए। तो अगर होमोजाइगस कंडीशन में मिलेगा एलील तभी उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको आप लोग हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। बात समझे बच्चों, क्लियर हुआ पक्का? बच्चा मान लो हम बोले, हम बस एग्जांपल ले रहे हैं, टॉल प्लांट और हम कह दे राउंड सीड, टॉल प्लांट राउंड सीड, ठीक है। इसको हम क्रॉस करवा दे ड्वार्फ प्लांट रिंकल सीड, है कि नहीं बच्चा? तो ये हम क्रॉस तो करवाएंगे। टॉल प्लांट के लिए जो आप लेंगे जीनोटाइप क्या बच्चा, कैपिटल टी, राउंड सीड के लिए कैपिटल आर, इसको आप क्रॉस किससे करवाएंगे, तो स्मॉल टी से और स्मॉल आर से। तो बच्चा इसको हम कहेंगे क्या बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन। अगर कहीं पे हम रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर को, तो इसको हम लोग बच्चा हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहेंगे। समझो बच्चों? तो हमेशा जो आप ट्रेट ले रहे हो वो कैसा हो, तो वो आपका जेनेटिकली कॉन्ट्रास्टिंग हो। बात समझे बच्चों, हुआ क्लियर? तो इसी बात को हम कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग द जेनेटिकली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या ट्रेट्स इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बच्चा ये टर्म हम लोग अभी प्लांट के लिए डिफाइन कर रहे हैं, बट नो डाउट ये एनिमल के लिए डिफाइन कर सकते हो, बट हम लोग प्लांट का पढ़ रहे हैं इसलिए हमने प्लांट के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया इसको। बात समझे बच्चों, क्लियर है? बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछ लेता है, ठीक है, कि इसमें से कौन कौन सा क्रॉस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट क्या बच्चा, तो रिप्रेजेंट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें से कौन सा केस रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक बच्चा, क्लियर है? यहाँ पे हम पहला केस दे रहे हैं कि कैपिटल ए कैपिटल बी, इसको हम क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल ए स्मॉल बी। तो आप पक्का कह देंगे कि सर कैपिटल ए और इसके लिए यहाँ पे जो है क्या बच्चा, स्मॉल ए हो गया कॉन्ट्रास्टिंग, कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया कंट्रास्टिंग सर, है कि नहीं? तो ये आपका होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बच्चा हम दूसरा केस लेते हैं क्या, कि मान लो बच्चा कैपिटल ए कैपिटल बी इसको हम क्रॉस करवा दें स्मॉल ए स्मॉल बी। तो बच्चा कैपिटल ए है कि नहीं, और स्मॉल ए यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी। बच्चा यहाँ पे तो हमारा होमोजाइगस कंडीशन है, बट ये क्या बच्चा होमोजाइगस नहीं है, ये हेट्रोजाइगस है बच्चा। तो इस क्रॉस को हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहेंगे बच्चा। तीसरा केस देखो ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा। मान लो स्मॉल ए है कि नहीं, कैपिटल बी इसको हम क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल बी। अगर आपसे हम पूछे कि बताओ ये केस बता रहा है कि नहीं बता रहा है हाइब्रिडाइजेशन को, तो आप पक्का बोल देंगे कि सर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस ट्रेट के लिए जो भी ट्रेट होगा सर, इसके लिए ये होमोजाइगस रिसेसिव है
और यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट है। सर यहाँ पे दूसरे ट्रेट के लिए होमोजाइगस क्या है, डोमिनेंट है, और यहाँ पे रिसेसिव है। तो हम ओवरऑल कहेंगे सर कि जो हमने ट्रेट लिया है वो ट्रेट कैसा है, कॉन्ट्रास्टिंग है और होमोजाइगस स्टेट में है। तो ये भी क्या बच्चा क्या बता रहा है, तो ये भी बता रहा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को। बच्चा मतलब सिंपल बात कहेंगे कि इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, फिर से बोल रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना, किसी भी क्रॉस को अगर पहचानना पड़ेगा आपको ये हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं, तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आप ये देख लेंगे कि जिस दो प्लांट को हम क्रॉस कर रहे हैं क्या उनका जो भी ट्रेट लिए हैं वो ट्रेट जेनेटिकली कॉन्ट्रास्टिंग है कि नहीं। और जेनेटिकली कॉन्ट्रास्टिंग होने के लिए एक में अगर होमोजाइगस क्या बच्चा डोमिनेंट होगा तो दूसरे में होमोजाइगस रिसेसिव होगा। बात समझे बच्चों, क्लियर है। कभी भी हेट्रोजाइगस वाला को अगर हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाएंगे तो इट इज नॉट द हाइब्रिडाइजेशन जेनेटिकली। बात समझे बच्चों, हुआ क्लियर। बच्चा यहाँ पे आपको हम सिखा रहे हैं कि दो प्लांट के बीच में अगर आपको करवाना है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तो कैसे करवाएंगे। यहाँ पे जस्ट एक हल्का सा डेफिनेशन दे दिया इसको, क्योंकि इसके बारे में आपने अभी पढ़ा है जेनेटिक्स में, तो ये आप समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए बच्चों आगे चल रहे हैं। अगर जेनेटिक्स नहीं पढ़ा रहता तो ये सब टर्म को यहाँ पे यूज बिल्कुल नहीं करते। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे हमको यहाँ पे पढ़ना है कि हाउ वी कैन कैरी आउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चा, हमको ये पढ़ना है कि हाउ डू वी क्या बच्चा, तो कैरी आउट, हम कैसे कैरी करेंगे, कैरी आउट क्या बच्चा बोलो, कैरी आउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बच्चा हम लोग कैसे कैरी करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को, तो हाउ डू वी कैरी आउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चा, क्लियर। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैरी करेंगे। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो बच्चा दो केस लेंगे, हम एक वैसा केस लेंगे जहाँ पे फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है, और एक वैसा केस जहाँ पे हमारा फ्लावर यूनिसेक्सुअल है कि नहीं। तो मान लो हम पहला केस ले रहे हैं कि वैसा जहाँ पे हमारा फ्लावर क्या बच्चा बाइसेक्सुअल है। एक केस क्या बच्चा कि फ्लावर हमारा कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो। ठीक है बच्चा, मतलब फ्लावर में स्टामेन कार्पेल दोनों प्रेजेंट है। और एक बच्चा एक वैसा केस हो जहाँ पे फ्लावर हमारा कैसा हो, तो एक वैसा केस जहाँ पे फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल हो, मतलब फ्लावर में चाहे स्टामेन हो चाहे पिस्टिल हो, है कि नहीं। तो बच्चा पहले हम लोग बाइसेक्सुअल वाला केस पढ़ लेते हैं। ठीक बच्चा, क्लियर है। बच्चा मान लो ये कैपिटल टी टॉल प्लांट है। ठीक है बच्चा, क्लियर। ये टॉल प्लांट है और इस टॉल प्लांट का मान लो फ्लावर है और इसमें फीमेल पार्ट भी है और ये मेल पार्ट भी है। इसका मान लो दूसरा फ्लावर है कि नहीं, और यहाँ भी फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। मान लो तीसरा फ्लावर है, फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। मान लो दूसरा प्लांट बच्चा ये, ठीक है, ये ड्वार्फ प्लांट है। क्या बच्चा, ये स्मॉल टी है। ठीक है, और मान लो बच्चा यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। ठीक बच्चा, क्लियर है। तो हमको इन दोनों प्लांट के बीच में करवाना है क्या बच्चा, तो इन दोनों प्लांट के बीच में हमको करवाना है इन दोनों प्लांट के बीच में हमको करवाना है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तब तो दोनों के बीच में हो पाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन तो खुद का पॉलन खुद के स्टिग्मा पे जाएगा, तो खुद का पॉलन खुद के स्टिग्मा पे आ गया, मतलब क्या हो गया, स्मॉल टी किससे, तो स्मॉल टी से कर गया रिप्रोड्यूस। भाई इसका भी स्मॉल टी होगा, इसका भी स्मॉल टी होगा। दोनों जेनेटिकली यहाँ पे क्या है, सिमिलर हो गया ना। आपको हल्का बताए थे कि यहाँ पे सेल्फ क्या होता है, जेनेटिकली सेल्फ होता है, याद आया आप लोग को। चलिए तो बच्चा हमको करना क्या है, तो हमको इन दोनों प्लांट के बीच में करवाना है पॉलिनेशन। लेकिन दिक्कत क्या है कि फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है कि नहीं। तो यहाँ पे ये चांस है ना कि खुद का पॉलन क्या बच्चा खुद के स्टिग्मा पे पहुँच जाएगा। तो खुद का पॉलन खुद के स्टिग्मा पे पहुँच जाएगा, तो इसको नहीं पहुँचने देने का एक ही उपाय है कि नहीं। इसको नहीं पहुँचने देने का एक ही उपाय है क्या बच्चा, कि मान लो हमको इस जो एक टॉल प्लांट है, इस टॉल प्लांट के स्टिग्मा पे हमको ड्वार्फ प्लांट का भेजना है पॉलन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे
कि सर ड्वार्फ प्लांट का पॉलन जमा कर लेंगे, है कि नहीं? क्या करेंगे बच्चा? ड्वार्फ प्लांट का पॉलन हम लोग जमा कर लेंगे। ठीक है बच्चा, क्लियर है? और हमको इसको कहाँ भेजना है? तो टॉल प्लांट पे भेजना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि सर टॉल प्लांट के पास भी तो वैसा पार्ट है जो पॉलन प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक उपाय हमारे पास है ना कि हम क्या करें, तो टॉल प्लांट का जो मेल पार्ट है जो काट के बाहर निकाल दें। तो बोलो ना यार, टॉल प्लांट का जो मेल पार्ट है जो काट के बाहर निकाल दें। और जैसे ही टॉल प्लांट का मेल पार्ट काट के बाहर निकाल लेंगे, इसके पास क्या बच्चा? सिर्फ फीमेल पार्ट बच्चा। अब फीमेल पार्ट के पास तो पॉलन बाहर से आएगा नहीं, और हमको जिस प्लांट का डालना होगा पॉलन, उस प्लांट का पॉलन डाल देंगे। तो बोलो यस और नो। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो बड़ा सिंपल सा केस यहाँ पे बच्चा होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे हमको ट्रांसफ़र करना है पॉलन ग्रेन, तो अगर वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो आप क्या कीजिए, उस फ्लावर में से मेल पार्ट काट के बाहर निकाल दीजिए। अब आखिर में मेल पार्ट काट के बाहर कब निकालेंगे? पॉलिनेशन के बाद कि पॉलिनेशन से पहले? तो सर कॉमन सेंस है कि पॉलिनेशन से पहले निकालेंगे, है कि नहीं? तो हम कोशिश ये करते हैं कि जिस समय यह फ्लावर बर्ड रहता है, कली रहता है, उसी समय क्या बच्चा, उसमें से हम लोग मेल पार्ट को काट के बाहर निकाल देते हैं। बात समझा? और फीमेल पार्ट बच गया मेरे पास, है कि नहीं? क्लियर है? और फिर हम क्या करते हैं बच्चा, तो जिस प्लांट का हमको पॉलन ले जाना है उसके पास वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र कर देते हैं। बात समझे? अच्छा मान लो कोई आदमी क्या किया, इसका मेल पार्ट काट के बाहर निकाल दिया और फ्लावर को खुला छोड़ दिया, और वहाँ पे कोई इंसेक्ट वहाँ पे उड़ते उड़ते आया, वहाँ बैठ गया। तो जितना मेहनत किए थे क्या कि काट के मेल पार्ट को अलग किए थे कि यहाँ पे पॉलन नहीं आ पाए, अनवांटेड पॉलन, और बाहर का पॉलन अंदर यहाँ पहुँच गया इंसेक्ट के द्वारा। तो हम क्या करते हैं कि मेल पार्ट को काट के बाहर निकाल लेते हैं, है कि नहीं? और उस फ्लावर को फिर पन्नी से, पॉलीथीन से क्या बच्चा, पॉलीथीन से बटर पेपर से बंद कर देते हैं। ठीक है, कि ताकि वहाँ पे अनवांटेड पॉलन नहीं पहुँच पाए। और जिस प्लांट का पॉलन वहाँ पे हमको ट्रांसफ़र करना है, हम क्या करते हैं, वहाँ से पॉलन लेते हैं और इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन इज नोन एज डस्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चा? डस्टिंग करते हैं। तो 3 स्टेप बच्चा है यहाँ पे। सबसे पहले इमैस्कुलेशन कर देंगे, उसके बाद उसको बैग से बांध देंगे, बैगिंग कर देंगे। काहे बैगिंग कर देंगे? कि ताकि बाहर का पॉलन वहाँ पहुँच नहीं पाए। और फिर बाद में क्या बच्चा, वहाँ पे डस्टिंग कर देते हैं। डस्टिंग मतलब क्या कि सर जो हमारा डिज़ायरेबल पॉलन है, जो ट्रांसफ़र करना है, वो पॉलन को लेंगे और उसके स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक बच्चा, क्लियर है? और उसके बाद आपको मन कर रहा है तो उसको फिर से बांध दीजिए। काहे बांध दीजिए? कि सर आप इतना मेहनत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सीड को जमा करना पड़ेगा ना। तो आपने फ्लावर खुला छोड़ दिया और इसमें कुछ दिन के बाद सीड बन गया और सीड गिर गया, तो क्या फ़ायदा? इसलिए उसको फिर से हम लोग क्या बताओ, बांध देते हैं। बात समझा? यही तो था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कुछ नहीं था यार, हेरा फेरी कर रहे हैं, एक का उठा के दूसरे पे डाल दे रहे हैं, यही तो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपल भाषा में कहेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द हेरा फेरी ऑफ क्या, पॉलन ग्रेन। नहीं समझ में आ रहा तुमको क्या? हेरा फेरी ऑफ पॉलन ग्रेन बिटवीन क्या बोलेंगे, 2 जेनेटिकली कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स। ठीक बच्चा? तो हमने इसका आपको पढ़ा दिया दोनों एस्पेक्ट कि कैसे करते हैं और इसका जेनेटिक्स में क्या इसका डेफिनेशन है। समझे बच्चों? हुआ क्लियर? चलिए बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द स्टेप्स टू कैरी आउट क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हम बोलेंगे सबसे पहले फ्लावर को चुन लो, आप फ्लावर चुन लो, सिलेक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बच्चा, इमैस्कुलेशन। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? तो पूछेगा आपसे व्हाट इज इमैस्कुलेशन। बच्चा बड़ा सिंपल चीज़ है यार, ई एग्जिट और मैस्कुलाइन मेल पार्ट। तो मेल पार्ट का काट के बाहर निकाल देना। ठीक है, तो बोलेंगे रिमूवल ऑफ क्या बच्चा, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इन बर्ड स्टेज। तो बर्ड स्टेज में क्या बच्चा,
तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को काट के बाहर निकाल देना, इट इज कॉल्ड क्या बच्चा, इमैस्कुलेशन कहते हैं। समझा बच्चा, क्लियर है। और उसके बाद बच्चा क्या करते हैं, बैगिंग करेंगे, बैगिंग, ठीक है, बैगिंग, ठीक है, किससे, तो विथ पॉलीथीन या बटर पेपर, विथ पॉलीथीन, पॉलीथीन या बटर पेपर, बटर पेपर। आखिर में बैगिंग क्यों करते हैं, तो हम बोलेंगे बच्चा सिंपल बात, टू प्रिवेंट द अनवांटेड पॉलन टू रीचिंग द स्टिग्मा, है कि नहीं। क्यों बच्चा, तो टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलन, टू प्रिवेंट क्या बच्चा, अनवांटेड पॉलन, अनवांटेड पॉलन फ्रॉम रीचिंग स्टिग्मा। अनवांटेड पॉलन क्या बच्चा, तो फ्रॉम रीचिंग स्टिग्मा, स्टिग्मा तक अनवांटेड पॉलन को हमको नहीं पहुंचने देना है, इसलिए हम क्या करते हैं बच्चा, बैगिंग करते हैं, है कि नहीं। और जो आपका तीसरा स्टेप है दैट इज द डस्टिंग, है कि नहीं। जो थर्ड आपका क्या बच्चा, यू कैन से डस्टिंग, डस्टिंग कह देंगे आप, डस्टिंग मतलब ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड पॉलन, ट्रांसफर ऑफ क्या बच्चा, डिजायर्ड पॉलन टू स्टिग्मा, डिजायर्ड पॉलन टू स्टिग्मा। तो स्टिग्मा तक डिजायर्ड पॉलन का पहुंचना दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, दैट इज द डस्टिंग। ये डस्टिंग कौन करवाएगा, इंसेक्ट, इंसेक्ट करवाएगा कि बर्ड करवाएगा कि स्नेक करवाएगा कि आदमी करवाएगा, तो कॉमन सेंस से आदमी करवा रहा है, ह्यूमन करवा रहा है, भाई ह्यूमन कर रहा है ना, ठीक है। चलो तो हमने कह दिया ना, सिलेक्शन, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड डस्टिंग। और लास्ट में क्या बच्चा, जब डस्टिंग कर देंगे तो वेट कीजिए फर्टिलाइजेशन का, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बच्चा, फिर आपको मिल जाएगा सीड, मिल जाएगा, और सीड को फिर आप लगाएंगे, उससे फिर आपको अगले जनरेशन का प्लांट मिलेगा। बात समझे, क्लियर है। तो पूछेंगे इमैस्कुलेशन किस टाइप के फ्लावर में करोगे, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, तो कॉमन सेंस है सर बाइसेक्सुअल फ्लावर में करेंगे, क्योंकि सर उसके पास तो दोनों पार्ट है। बोलो हाँ या ना यार, ठीक है बच्चा, क्लियर है। चलो बच्चा मान लो अगर फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है बच्चा। मान लो ये एक पेड़ पे ये फ्लावर रहा, इसके पास ये फीमेल फ्लावर है कि नहीं, ये फीमेल फ्लावर है, और यहाँ पे क्या बच्चा, ये मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, कॉमन सेंस है बच्चा। मान लो ये एक, इसमें क्या बताओ, फीमेल फ्लावर है, इसमें मेल फ्लावर है। मान लो ये प्लांट है, कैपिटल है, और ये स्मॉल है, स्मॉल है, तो इसके बीच में हमको क्रॉस करवाना है। हम चाहते हैं कि इसका पॉलन क्या बच्चा, इसके पास पहुंच जाए, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चा, अब ये इसके पास क्या बच्चा, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट है, तो हमको बस ये गौर करना पड़ेगा, हमको ये रखना पड़ेगा सावधानी कि इसके स्टिग्मा के पास कोई और दूसरा पॉलन ना पहुंच जाए। इसके लिए जब ये कली रहेगा, बर्ड रहेगा, उसी समय इसको क्या कर देंगे हम लोग, बैगिंग कर देंगे, ताकि अनवांटेड पॉलन कहीं से पहुंच नहीं जाए। और जब इसका फीमेल पार्ट मैच्योर कर जाएगा, तब हम क्या बच्चा, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन लेके इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बोलो हाँ या ना यार। तो सिंपल बात है, यहाँ पे वही है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, उसके बाद डस्टिंग, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, बैगिंग एंड डस्टिंग, खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है कि नहीं बच्चा। तो आप यहाँ पे बात करोगे तो क्या बच्चा, तो आप यहाँ बोल लोगे कि सर अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऐसे केस में बड़ा सिंपल है सर, इसमें भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा पेरेंट का। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, समझे। और बच्चा उसके बाद बैगिंग करेंगे, बैगिंग करेंगे, और फिर बच्चा डस्टिंग करेंगे, डस्टिंग करेंगे, काम खत्म हो गया यार। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, बैगिंग एंड डस्टिंग, व्हाट वी नॉट नीड टू परफॉर्म, क्या हमको यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, तो वी नीड नॉट टू परफॉर्म इमैस्कुलेशन, है कि नहीं। तो बोलेंगे कि वी नीड नॉट टू परफॉर्म, वी नीड नॉट टू परफॉर्म क्या बच्चा, तो वी नीड नॉट टू परफॉर्म, बोलो यार, तो वी नीड नॉट टू परफॉर्म इमैस्कुलेशन, हमको इमैस्कुलेशन नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चा। तो हमको यहाँ पे बताओ क्या नहीं करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे इमैस्कुलेशन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, तो कॉमन सेंस है यार,
समझा कि नहीं समझा बात? पक्का समझ गया? क्लियर है पक्का? तो यही था क्या बच्चा आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बच्चा इसको हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ाया, आपको डिटेल में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 में, क्लास 12 के। चैप्टर का नाम है स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो वहाँ पे आपको पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग, वहाँ पे डिटेल में आपको ये मिलेगा। समझे? इतना आई थिंक आपको पक्का आ गया होगा। इससे आपका जेनेटिक्स पोर्शन में काम चल जाएगा, क्योंकि मेंडल है ना, जो मेंडल है तो मेंडल क्रॉस पॉलिनेशन भी किया था, है कि नहीं? और मेंडल क्रॉस पॉलिनेशन किस में किया था? तो पी प्लांट में किया था। और आप सब जानते हो, हमने पढ़ाया था आपको कि सर पी में भी क्या होता है, तो पी में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो पी में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा आपको? तो उसके मेल पार्ट को काट के हटाना पड़ेगा, दैट इज इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। और आपको जिसका मन करा पॉलन उठा के ले आओ, डाल दो उसके ऊपर, काम खत्म हो गया। बोलो यार, एकदम सिंपल वे में बताएं आपको, और आई थिंक आपको समझ में पक्का आ गया होगा। ठीक है बच्चा? बच्चों सब आदमी अपना अपना एनसीईआरटी खोलो फटाफट। बच्चा बुक में क्या कर दिया है ना, बुक में ये दिया है आफ्टर द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, बट उसको हमने पहले पढ़ा दिया है, उसके बाद पढ़ाएंगे आपको हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है बच्चों? तो ओपन द पेज नंबर 33, पेज नंबर 33। ठीक है बच्चा? और पेज नंबर 33 में जो सेकेंड पैराग्राफ है बच्चा, वो देखो, यहाँ से देखो बच्चा, एज यू एज यू एज यू। ठीक है बच्चा? सुन ध्यान से। एज यू शैल लर्न इन द चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग, चैप्टर 9 लिख लिया पहले ही। अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पेसीज एंड ऑफन जेनरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस द कॉमर्शियली सुपेरियर वैरायटी। ठीक है बच्चा? क्लियर है? बच्चा यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन दे रहा है, नॉट इंक्लूडिंग जेनेटिक्स। सिंपल कह रहा है कि दो डिफरेंट प्लांट के बीच में हमको क्रॉस करवा देना है, और वो प्लांट डिफरेंट स्पेसीज का भी हो सकता है और डिफरेंट जेनरा का भी हो सकता है, और ये सब आपको पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है बच्चों? चलिए, लिखा हुआ है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, है कि नहीं? In such crossing experiment, it is important to make sure that only desired pollen grain are used for pollination. लिखा है ना, only desired pollen grain are used for pollination. तो जो pollen grain हमको भेजना है उसी को हम डस्टिंग करते हैं, उसी से हम डस्टिंग करेंगे ना। और उसमें अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसके मेल पार्ट को काट के हटा देंगे बाहर, है कि नहीं? सिंपल सा है। तो वही बोल रहा है बच्चा, in such experiment it is important to make sure that only desired pollen grains are used for pollination and stigma is protected from the contamination from unwanted pollen। अब बच्चा unwanted pollen से इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस फ्लावर को हम लोग बैक कर देते हैं, बैकिंग कर देते हैं, है कि नहीं? वही बोल रहा है। दिस इज एसिड बाई द इमैस्कुलेशन एंड द बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन से क्या फ़ायदा होता है? तो जो अपना खुद का पॉलन होता है वो स्टिग्मा के पास नहीं पहुंच जाएगा। तो इमैस्कुलेशन से हम प्रिवेंट कर देंगे सेल्फ पॉलिनेशन को, और जब बैगिंग कर देंगे तो उसका फ़ायदा क्या है कि बाहर का किसी और प्लांट का अनडिजायरेबल पॉलन वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है बच्चा? क्लियर? चलिए, बच्चा वही बोल रहा है, इफ़ फीमेल पेरेंट बियर्स, लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये इफ़ स्टार्ट ही किया है बाइसेक्सुअल से, हमने शुरू में कह दिया कि दो केस ले लेंगे, एक वैसा केस जहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, एक वैसा केस जहाँ फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो। ठीक है? तो वही बोल रहा है कि फीमेल पेरेंट बियर, यहाँ पे फीमेल पेरेंट क्यों बोल रहा है? क्योंकि सर हमको इसका फीमेल पार्ट लेना है कि नहीं? तो ये बोला कि फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बर्ड बिफोर एंथर डेहिसेस यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉर्सेप्स इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी? ताकि खुद का पॉलन वहाँ पहुँच नहीं पाए, है कि नहीं? चलिए, दिस स्टेप इज रेफर टू एज द इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विथ अ बैग ऑफ सुटेबल साइज, जनरली मेड अप ऑफ क्या बच्चा? बटर पेपर। ठीक है? to prevent the contamination of its stigma with the unwanted pollen. This process is called क्या बच्चा? बैगिंग। तो वही बात कहा कि तो बटर पेपर के बैग से जनरली कवर करते हैं। ठीक है? तो बच्चा बोल रहा है कि when stigma of back flower attains receptivity, the mature pollen grains collected from the anther of male parent are dusted on the stigma। वही बात, डस्टिंग करेंगे, एंड फ्लावर्स आर रीबैग्ड, और फिर से उसको बंद कर देते हैं। काहे बंद कर देते हैं? कि ताकि सर जो उसका सीड उड बनेगा वो सीड फिर गिर ना जाए बाहर और वेस्ट ना हो जाए, है कि नहीं? समझे? बहुत आदमी घर में, गांव घर में देखा होगा कि अगर आपके पास छोटा आम का पेड़ है या छोटा लीची का पेड़ है तो सब आदमी क्या करता है, उसको
उसको मस्कीटो नेट से, मच्छरदानी से बांध देता है पेड़ को। क्यों बांध देता है? कि ताकि जो आम है ना, वो आम गिरे तो उसी में लटका रहे। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? चलो, गाँव घर वाला भी से देखा होगा, जो आदमी शहर वाला हो सब नहीं देखा होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है, एंड द फ्लावर्स आर रिवैक्ड एंड द फ्रूट्स अलाउ टू डेवलप, ठीक है बच्चा। इफ फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बोल रहा है ना कि इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस क्या बच्चा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जिस प्लांट का अगर हम फीमेल पेरेंट ले रहे हैं वहाँ पे फ्लावर कैसे यूनिसेक्सुअल है। तो जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो क्यों फालतू में वहाँ पे काटने जाओगे मेल पार्ट को? मेल पार्ट वहाँ पे है, कहीं काटो जाके, है कि नहीं? वही बात कह रहा है कि इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर द इमैस्कुलेशन, ठीक है बच्चा। द फ्लावर बर्ड्स आर बैक्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, वहाँ पे बस एक ध्यान क्या रखते हैं कि उस फ्लावर को पहले से बैक कर देते हैं कि ताकि वहाँ पे अनवांटेड पॉलन नहीं है कि नहीं। व्हेन स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, मतलब जब वो मैच्योर कर जाएगा फीमेल पार्ट, द पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन एंड फ्लावर इज रिबैक्ड, ठीक है बच्चा। तो आई थिंक हमको लगता है कि ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्या था? हेरा फेरी था सर, समझा? चलो अब बच्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? तो स्टार्ट करते हैं विद द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है बच्चा। बच्चों सुनो ध्यान से, अभी तक हुआ क्या है बच्चा? मान लो यार कि ये आपका जो है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को हम क्या कहते हैं? तो कार्पेल कहते हैं बच्चा। मान लो कार्पेल है सर, है कि नहीं? इस कार्पेल का जो ये पोर्शन बना रहे हैं, सिलेंडर पोर्शन, इट इज द स्टाइल, और जो ये नीचे में स्वेलन पोर्शन, इट इज कॉल्ड द ओवरी कहते हैं इसको सर, है कि नहीं? तो ये ओवरी हो गया, है कि नहीं? और फिर बीच वाला स्टाइल है, ये आपका स्टाइल है, और ये जो पोर्शन दिखा रहे हैं आपको ऊपर में, ये क्या बच्चा? तो इसको हम लोग स्टिग्मा कह रहे हैं। ये आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा है सर। तो स्टिग्मा, स्टाइल, और ये क्या बच्चा? तो ये ओवरी है। और बच्चा इसी ओवरी के अंदर में आप सब जानते हैं कि ओव्यूल होता है, और इसी ओव्यूल में हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि इसी ओव्यूल में आपका एम्ब्रियो सैक है। क्या बच्चा? एम्ब्रियो सैक है। तो इसी ओव्यूल में बच्चा क्या है आपका? तो एम्ब्रियो सैक है बच्चा। मान लो ये जो दिखा रहे हैं अंदर में, ये एम्ब्रियो सैक है, इसमें ऊपर में चलाजल की तरफ एंटीपोडल्स है, मान लो नीचे में सिनर्जिड्स एंड एक्सेल्स है, और ये रहा आपका पोलर न्यूक्लियाई है सर। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सर, है कि नहीं? और बच्चा यहाँ पे ये जो था आपका, दैट इज़ द एंथर। जो एंथर क्या था बच्चा? आपका बाइलोब्ड था, एक बाइलोब्ड एंथर है कि नहीं? और ये एंथर फट चुका है, और फटने से यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन बाहर निकल चुका है कि नहीं? अब ये पॉलन ग्रेन बाहर निकला हुआ है, और अब ये पॉलन ग्रेन, है कि नहीं, किसी एजेंट के थ्रू या अपने आप भी, अगर अपने आप कब? तो जब पॉलिनेशन सेल्फ होगा तब, और अगर क्रॉस है तो किसी एजेंट के थ्रू, क्या बच्चा? अल्टीमेटली क्या बच्चा? रिचेज स्टिग्मा, है कि नहीं? तो हम बोलेंगे बच्चा कि द पॉलन ग्रेन क्या बच्चा? रिचेज क्या बच्चा? तो हम बोलेंगे रिचेज स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के पास ये अब पहुंच गया, ठीक है बच्चा। तो स्टिग्मा के सरफेस पे ये आपका आ गया पॉलन ग्रेन, ये आ गया पॉलन ग्रेन, ठीक है बच्चा। बच्चा इस पॉलन ग्रेन को हम 2-3 कलर से बना रहे हैं। एक हमने ग्रीन से बनाया, मान लो एक कुछ पॉलन हम बना रहे हैं आपका रेड से बना रहे हैं, ठीक है, पिंक से बना रहे हैं, तो ये रहा आपका पिंक वाला पॉलन। मान लो कुछ पॉलन यहाँ पे हम बना रहे हैं येलो से बना रहे हैं, तो आपके मन में आएगा कि डिफरेंट कलर से पॉलन क्या बना रहे हैं आप, उससे क्या फ़ायदा। तो बच्चा आपको हम बस ये बता रहे हैं कि मान लो आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में जो उसका फीमेल पार्ट होगा, उस फीमेल पार्ट के पास जो पॉलन आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आम का ही पॉलन आ रहा है, उसके पास पॉलन ग्रेन और भी आसपास के प्लांट का उसमें आ सकता है। मतलब एक स्टिग्मा डिफरेंट टाइप्स का पॉलन ग्रेन रिसीव करता है,
वो अपने प्लांट का भी हो सकता है, मतलब अपने स्पेसिस का भी हो सकता है, या डिफरेंट स्पेसिस का भी हो सकता है कि नहीं। तो हम बोलेंगे बच्चा कि द स्टिग्मा रिसीव्स, स्टिग्मा रिसीव्स क्या बच्चा, तो वेरियस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स। जो स्टिग्मा है बच्चा ये रिसीव करता है वेरियस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। तो स्टिग्मा रिसीव्स वेरियस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है बच्चा। और इसमें हो सकता है कि पोलन ग्रेन बिलोंग टू द स्पेसीज ऑफ सेम प्लांट, है कि नहीं, सेम स्पेसीज का भी हो या डिफरेंट स्पेसीज का भी हो, मतलब आम का आम पे आ जाए या आम का लीची पे आ जाए, ये हो सकता है बच्चा, या लीची का आम पे आ जाए, है कि नहीं। तो बोलेंगे कि स्टिग्मा रिसीव्स वेरियस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, आइदर फ्रॉम प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज, फ्रॉम प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज, प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज, खुद के स्पेसीज के प्लांट का वो रिसीव करे, सेम स्पेसीज, है कि नहीं, या फ्रॉम, ठीक है, प्लांट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, और फ्रॉम क्या बच्चा, द प्लांट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, और फ्रॉम प्लांट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। तो डिफरेंट स्पेसीज के प्लांट से भी वो रिसीव कर सकता है। तो दो केस यहाँ पे हो गया कि आइदर फ्रॉम प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज और फ्रॉम द प्लांट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। बच्चा हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि जितना टाइप का पोलन ग्रेन ये रिसीव करता है स्टिग्मा, सारा पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ओनली सम स्पेशल पोलन ग्रेन, सम सुटेबल पोलन ग्रेन विल जर्मिनेट एंड फॉर्म द पोलन ट्यूब। तो बच्चा हम ये बोल रहे थे कि आउट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, वेरियस टाइप ऑफ क्या बच्चा, पोलन ग्रेन रिचिंग स्टिग्मा, जितना भी पोलन ग्रेन वहाँ रिच कर रहा है, ठीक है, वही बोल रहे हैं कि आउट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन रिचिंग स्टिग्मा, ठीक है ना, सम आर, ठीक है, सम आर compatible pollen grain, तो some are compatible pollen grain। तो बच्चा जितना भी पोलन ग्रेन वहाँ पहुँच रहा है उसमें से कुछ पोलन ग्रेन क्या है बच्चा, कंपेटेबल है, एंड सम आर इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन, ठीक है बच्चा, एंड सम आर यू कैन से incompatible पोलन ग्रेन। तो कुछ पोलन ग्रेन वहाँ पे कंपेटेबल है और कुछ वहाँ पे इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन है। तो बच्चा आखिर में कंपेटेबल पोलन ग्रेन से आप क्या समझते हो, तो वैसा पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा सरफेस पे पहुँचने के बाद जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगा और इंटर कर जाएगा एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में जो एग है उसको फर्टिलाइज कर देगा, तो उसको हम कहेंगे कंपेटेबल पोलन ग्रेन, है कि नहीं। मतलब दैट इज द पोलन ग्रेन एबल टू जर्मिनेट, पोलन ग्रेन एबल टू जर्मिनेट, वो जर्मिनेट करेगा, ठीक है, जर्मिनेट एंड फॉर्म क्या बच्चा, एंड फॉर्म्स पोलन ट्यूब, और वहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, ठीक बच्चा, विच एंटर्स एम्ब्रियो सैक, विच एंटर एम्ब्रियो सैक, ठीक है, टू फर्टिलाइज किसको, तो एग को। तो एग को फर्टिलाइज करने के लिए वो क्या बच्चा, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करेगा। तो आप सिंपल बात कौन है यार
कि जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर दे और वो पॉलन ट्यूब क्या बच्चा मूव करके कहाँ आ जाए, एम्ब्रियो सैक में आ जाए, और एम्ब्रियो सैक में आने के बाद वो एग को फर्टिलाइज कर दे। क्यों? तो उसके अंदर में वहाँ पे क्या है, तो मेल गैमेट है ना, कॉमन सेंस है ये, तो उतना बात लिखे नहीं है अभी, हम बस बता रहे हैं खाली आपको, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कंपैटिबल पॉलन ग्रेन, ठीक है बच्चा। और वैसा पॉलन ग्रेन जो जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब फॉर्म ना कर पाए, या अगर पॉलन ट्यूब फॉर्म करता भी है, ठीक है ना, तो वो पॉलन ट्यूब फिर फर्दर ग्रो नहीं करेगा और उसमें उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा जिससे वो एम्ब्रियो सैक में इन कर पाए। तो दोनों केस होता है, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो आपके बुक में बस लिखा हुआ है कि द पॉलन ग्रेन नॉट एबल टू जर्मिनेट एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब, तो जो पॉलन ट्यूब नहीं फॉर्म कर पाएगा उसको कह दिया है इनकम्पेटेबल, और जो फॉर्म कर पाएगा दे आर कॉल्ड कंपेटेबल। तो बच्चा कुछ केस वैसा भी होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब फॉर्म कर देता है, बट वो पॉलन ट्यूब फिर फर्दर ग्रो नहीं करके क्या बच्चा, एम्ब्रियो सैक में इंटर नहीं कर पाता है। तो वहाँ पॉलन ट्यूब तो इनिशियली बना, बट वो इनिशियली जो बना पॉलन ट्यूब वो फिर बाद में और ग्रो नहीं कर पाता है कि नहीं। तो वो सब बात का बात है, ठीक है। सेकेंड केस क्या बच्चा, इनकम्पेटेबल पॉलन ग्रेन। तो एज पर एनसीईआरटी हम बात करेंगे कि द पॉलन ग्रेन इज नॉट एबल टू फॉर्म द पॉलन ट्यूब, है कि नहीं। हम कह देते हैं क्या, पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन नॉट एबल टू क्या बच्चा, तो नॉट एबल टू जर्मिनेट एंड फॉर्म्स क्या बच्चा, पॉलन ट्यूब। ये तो आपका एनसीईआरटी कह रहा है, ठीक है, कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पॉलन ट्यूब बन जाता है शुरू में, बट फर्दर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज इनहिबिटेड, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, बट इन सम केसेस pollen tube is formed, pollen tube बन जाता है, pollen tube is formed but its further growth is inhibited। उसका फर्दर जो ग्रोथ है बच्चा वो इनहिबिट कर दिया गया, इज इनहिबिटेड, ठीक है बच्चा। तो ये दोनों केस किसका है, तो दोनों केस है आपका इनकम्पेटेबल पॉलन ग्रेन का केस है। तो बच्चा हम बस ये कहेंगे कि स्टिग्मा पे आने के बाद कौन सा पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब फॉर्म कर सकता है, तो हम बोलेंगे बच्चा कि सर एज पर एनसीईआरटी इट इज द कंपेटेबल पॉलन ग्रेन विच एबल टू फॉर्म द पॉलन ट्यूब, ठीक है बच्चा। और वही पॉलन ट्यूब क्या बच्चा फिर ग्रो करके इंटर करता है एम्ब्रियो सैक में टू फर्टिलाइज द एग प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। बात समझे बच्चों, क्लियर हुआ। बच्चा आपके मन में पक्का आ रहा होगा कि सर जादू है क्या, कि वो प्लांट पहचान लेता है कि ये अपना पॉलन ग्रेन नहीं है, किसी और का पॉलन ग्रेन है। तो बच्चा बस हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल बस दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा को सोचना मत, ठीक है बच्चा। मान लो कोई फीमेल है और इस फीमेल का कोई हस्बैंड है, ये है कि नहीं, तो ये फीमेल अपने हस्बैंड को पहचान पाएगी ना कि मेरा हस्बैंड है, कि नहीं पहचान पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि ये फीमेल किसी के साथ जाके ब्रीड कर जाएगी, ऐसा तो है नहीं। ये अपने हस्बैंड को पहचान रही है कि नहीं, क्योंकि सर उसके पास सेंस ऑर्गन है, जिस सेंस ऑर्गन से वो सेंस कर पा रही है कि उसका हस्बैंड का हाइट कितना है, उसका फेस कैसा है, चेहरा कैसा है, पहचानती है। तो बोलो हाँ है ना। चलो ये तो हम बाहर से बात किए, जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि जो ह्यूमन का जो स्पर्म होता है, ठीक है ना, वो ह्यूमन के ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। अगर ह्यूमन का स्पर्म को हम अगर ह्यूमन के एग को हम क्या बच्चा डॉग का स्पर्म दे दें तो क्या वो इसको फर्टिलाइज कर पाएगा, क्या नहीं कर पाता है। तो वहाँ भी कंपेटेबिलिटी होता है। ये सब क्या है पढ़ाएंगे आपको रिप्रोडक्शन में भी, ठीक है बच्चा। तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि हर केस में, ठीक है ना, जहाँ कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे अपने टाइप के गैमेट्स को पहचानने के लिए क्या बच्चा कुछ ना कुछ वहाँ पे स्पेशल टाइप का प्रोटीन्स होता है, जो प्रोटीन क्या बच्चा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कंपैटिबिलिटी। तो बच्चा हम बोलेंगे कि अपना पॉलन है कि अपना पॉलन नहीं है कि नहीं, ये पहचानने में इसमें कौन सा चीज़ प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो भूलना मत बच्चा, इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
दैट इज अ प्रोटीन। मतलब द कंपैटिबिलिटी ऑफ pollen grain is determined by the proteins present on the pollen grain as well as on the stigma surface, है कि नहीं। तो स्टिग्मा सरफेस पे या pollen grain में जो प्रोटीन्स है वो डिटरमाइन करता है क्या बच्चा, द कंपैटिबिलिटी ऑफ द pollen grain। अब वो कौन कौन सा प्रोटीन है, कौन कौन केमिकल्स है, क्या रोल है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चा आप सीधे ये जान लीजिए कि द कंपैटिबिलिटी ऑफ आप सीधे बच्चा ये बोलेंगे कि द कंपैटिबिलिटी ऑफ pollen grain, कंपैटिबिलिटी ऑफ pollen grain, ठीक है, pollen grain on stigma surface, on stigma surface is determined by क्या बच्चा, determined by various types of chemicals, various types of chemicals, types of chemical। और chemical बेसिकली प्रोटीन्स होता है, chemicals, ठीक है, मतलब प्रोटीन्स मेनली, ठीक है, जो प्रेजेंट कहाँ होगा, प्रेजेंट ऑन pollen grain, pollen grain and स्टिग्मा सरफेस, स्टिग्मा सरफेस। तो बच्चा आपसे कोई पूछेगा कि द कंपैटिबिलिटी ऑफ pollen grain on stigma surface is determined by the special chemicals which is present on the क्या बच्चा, तो pollen grain as well as stigma surface। बच्चा याद करो, दिमाग पे जोर डालो, आपको याद पक्का आएगा। आपने पढ़ा था टेपेटम और हमने बताया था ना कि टेपेटम ऑल्सो सिक्रीट द कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स, याद आया, विच हेल्प्स इन कंपैटिबिलिटी। तो वही बात यहाँ पे है, वह क्लियर, बात समझे। तो बच्चा बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि देयर इज अ केमिकल डायलॉग, क्या लिखा है कि देयर इज अ केमिकल डायलॉग बिटवीन द pollen grain एंड द स्टिग्मा सरफेस, ठीक है ना, फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। तो अगर कंपैटिबल होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा और इनकम्पैटिबल होगा तो क्या बच्चा, जाओ जाओ टाटा बाय बाय, बोलो ना, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट उसको, हुआ क्लियर। तो वही बात यहाँ पे है। तो आपने समझा कि सर जो pollen grain कंपैटिबल होगा वो स्टिग्मा पे पहुंच के क्या बच्चा, pollen ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, हम आगे चल रहे हैं। मतलब हम ये बोलेंगे कि द कंपैटिबल pollen grain विल फॉर्म द क्या, pollen ट्यूब, है कि नहीं। तो बोलेंगे बच्चा द कंपैटिबल pollen grain, कंपैटिबल pollen grain ये क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन आपको अच्छे से बताए हैं अभी। द कंपैटिबल pollen grain will able to germinate and form pollen tube, able to germinate and form pollen tube, and form pollen tube, pollen tube, ठीक है बच्चा, क्लियर है। बच्चा होता क्या है ना, सुन ध्यान से, कि जो ये स्टिग्मा का सरफेस है, जो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा और सरफेस होता है बच्चा, ये स्टिग्मा का सरफेस एक लिक्विड, ठीक है ना, सिक्रीट करता है, एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मैटिक सिक्रीशन। क्या बोलते हैं वो, स्टिग्मैटिक सिक्रीशन कहते हैं, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे बच्चा कि स्टिग्मा सरफेस, स्टिग्मा सरफेस सिक्रीट्स क्या बच्चा, अ फ्लूइड कॉल्ड क्या बच्चा, स्टिग्मैटिक सिक्रीशन, कॉल्ड क्या बच्चा, स्टिग्मैटिक सिक्रीशन। तो जो स्टिग्मा का सरफेस होता है बच्चा, ये एक फ्लूइड निकालता है जिसको हम कहते हैं क्या बच्चा, स्टिग्मैटिक सिक्रीशन कहते हैं। और बच्चा ये जो स्टिग्मैटिक सिक्रीशन होता है ये रिच इन क्या बच्चा, तो रिच इन अब ये फ्लूइड है तो आप वाटर तो पक्का बोलेंगे कि वाटर होगा सर, H2O, बोरॉन है कि नहीं, उसके अलावा कैल्शियम
उसके अलावा शुगर, शुगर, ठीक है बच्चा। तो ये H2O में, बोरॉन में, कैल्शियम में, शुगर में ये रिच है कि नहीं, क्या क्या बच्चा? तो H2O में, बोरॉन में, कैल्शियम में और शुगर में रिच है ये स्टिग्मेटिक सिक्रीशन, है कि नहीं। और ये स्टिग्मेटिक सिक्रीशन क्या बच्चा हेल्प करता है इन द पोलन जर्मिनेशन एज वेल एज इन द मेंटेनेंस ऑफ पोलन ट्यूब एंड इट्स ग्रोथ। ठीक बच्चा, क्लियर है। तो ये जो होता है सिक्रीशन बच्चा, दैट सिक्रीशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पोलन जर्मिनेशन एज वेल एज इन मेंटेनेंस ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रोथ, है कि नहीं। चलिए, तो बच्चा हम बोलेंगे कि सर जो स्टिग्मेटिक सिक्रीशन होगा, ठीक है, स्टिग्मेटिक सिक्रीशन, स्टिग्मेटिक सिक्रीशन, सिक्रीशन, ठीक है बच्चा, सिक्रीशन, सिक्रीशन क्या बच्चा बोलेंगे कि विल हेल्प इन पोलन जर्मिनेशन। ये जो होगा बच्चा तो पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, हेल्प इन पोलन जर्मिनेशन एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ पोलन ट्यूब एंड इट्स ग्रोथ, मेंटेनेंस, ठीक है, ऑफ पोलन ट्यूब एंड इट्स ग्रोथ। तो पोलन ट्यूब के मेंटेनेंस में और उसके ग्रोथ में यह हेल्प करेगा, पोलन ट्यूब एंड इट्स ग्रोथ, ठीक है बच्चा। तो स्टिग्मेटिक सिक्रीशन क्या बच्चा होता क्या है, ये स्टिग्मेटिक सिक्रीशन विल हेल्प इन द पोलन जर्मिनेशन एज वेल एज इन द पोलन ट्यूब क्या बच्चा ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस में हेल्प करेगा। तो हम बोले कि एज वेल एज इन क्या बच्चा मेंटेनेंस ऑफ पोलन ट्यूब एंड इट्स ग्रोथ। बच्चा होता क्या है ना कि जो इसमें वाटर है, जो मॉइस्चर है, उसको एब्जॉर्ब करके जो एग्जाइन होता है पोलन ग्रेन का, वो स्वेल कर जाता है, क्या बच्चा स्वेल कर जाता है। और वो जहाँ पे आपका जर्म पोर था उस पॉइंट पे वो रप्चर कर जाता है, फट जाता है। और उसी पॉइंट से क्या बच्चा जो इंटाइन होता है वो इंटाइन फिर बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ आउटग्रोथ एंड दैट इज कॉल्ड द पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं बच्चा? पोलन ट्यूब कहते हैं, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे बच्चा कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टिग्मा सरफेस, ऑफ वाटर from stigma surface, ठीक है बच्चा। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टिग्मा सरफेस द एक्जाइन स्वेल्स, जो एक्जाइन होता है बच्चा वो क्या स्वेल कर जाएगा, स्वेल्स एंड रप्चर, तो एक्जाइन स्वेल कर जाता है और रप्चर कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो बच्चा इंटाइन होता है वो इंटाइन फिर बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे बच्चा इंटाइन कम्स आउट, ठीक है। तो इंटाइन कम्स एट आउटग्रोथ या ग्रोज एज आउटग्रोथ एंड फॉर्म्स द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड पोलन ट्यूब, ठीक है बच्चा। एंड फ्रॉम जर्म पोर से क्या बच्चा, जर्म पोर से आप बोलेंगे कि इंटाइन ग्रोज आउट एंड क्या बच्चा एंड फॉर्म्स अ ट्यूबुलर आउटग्रोथ कॉल्ड क्या बच्चा कहते क्या है, बोलो यार, कॉल्ड पोलन ट्यूब। और एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो हमने ये आपको बहुत पहले बताया था कि पोलन ट्यूब इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन, और जो पोलन ट्यूब जो होगा उसका जो वाल होगा वो किससे बना होगा फिर, द पेक्टोसेलुलोजिक, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे बच्चा सिंस पोलन ट्यूब इज एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन,
since pollen tube is extension of antine so its wall is पैक्टोसेल्यूलोजिक। ये निट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पैक्टोसेल्यूलोजिक, इसलिए उनका वाल कैसा होता है, तो पैक्टोसेल्यूलोजिक होता है। बात समझे, हुआ क्लियर पक्का? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चा जब ये पॉलन ट्यूब बन जाता है, ठीक है बच्चा, तो जब ये पॉलन ट्यूब बन जाता है, ठीक है, तो उस पॉलन ट्यूब के टिप पर आ जाता है क्या बच्चा, तो द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल एंड द साइटोप्लाज्म, है कि नहीं? तो हम बोलेंगे बच्चा द टिप ऑफ, ठीक है, क्या कहेंगे, द टिप ऑफ pollen tube will be क्या बच्चा, occupied by क्या बच्चा बोलो, तो बाई वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, and a small amount of cytoplasm, क्या बच्चा, तो साइटोप्लाज्म से वो हो जाएगा ऑक्यूपाइड। तो बच्चा हम बोलेंगे कि टिप ऑफ पोलन ट्यूब, द टिप ऑफ पोलन ट्यूब विल बी ऑक्यूपाइड बाय क्या बच्चा, तो आप बोलेंगे द टिप ऑफ पोलन ट्यूब विल बी ऑक्यूपाइड बाय द वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, भूलना मत बच्चा कभी भी, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस एंड क्या बच्चा, द स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये ऑक्यूपाई करता है टिप ऑफ पोलन ट्यूब। मतलब सबसे पहले पोलन ट्यूब में एंट्री किसका होगा, तो सबसे पहले पोलन ट्यूब में एंट्री होगा द, क्या बोलेंगे बाबू, द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल अलॉन्ग विद द साइटोप्लाज्म, है कि नहीं? तो हम बच्चा बोलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन पोलन ट्यूब, ठीक है, एंट्री ऑफ वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, along with cytoplasm, क्या बच्चा, तो along with cytoplasm। तो साइटोप्लाज्म के साथ वहां पे एंट्री होता है वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस का, है कि नहीं बच्चा? और एक बार वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस आ जाता है पोलन ट्यूब में, अब उसको हम कह देते हैं पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बच्चा, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस कह देते हैं, ठीक है बच्चा? तो आफ्टर एंट्री ऑफ वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस इन द पोलन ट्यूब, इट इज नाउ कॉल्ड एज द पोलन ट्यूब न्यूक्लियस, है कि नहीं बच्चा? तो आप सिंपल बात कह देंगे कि आफ्टर द एंट्री ऑफ, ठीक है, आफ्टर द एंट्री ऑफ वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, ठीक है, इनटू पोलन ट्यूब, इट इज कॉल्ड क्या बच्चा, इट इज कॉल्ड पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। तो इसको हम कहते हैं क्या बच्चा, तो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस कह देते हैं। बात समझे? तो एक्चुअली में पोलन ट्यूब न्यूक्लियस है क्या, तो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस एक्चुअली में वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस ही तो है भाई। पोलन ट्यूब न्यूक्लियस क्या है, तो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस एक्चुअली में वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस ही तो है कि नहीं? चलो बच्चा ये जो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस है ना, एक्चुअली में यही पोलन ट्यूब न्यूक्लियस विल कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, विल कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ पोलन ट्यूब, है कि नहीं? तो बच्चा बोलेंगे पोलन ट्यूब न्यूक्लियस will control growth and क्या बच्चा, activities
एक्टिविटीज ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब के ग्रोथ और एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला कौन है बच्चा? तो वो है पोलन ट्यूब न्यूक्लियस कह देते हैं। बात समझे बच्चा? क्लियर है बच्चा? एक बार पोलन ट्यूब न्यूक्लियस का एंट्री हो गया तो उसके बाद क्या बच्चा? तो जनरेटिव सेल का एंट्री होता है इन द क्या बच्चा? तो इन द पोलन ट्यूब। ठीक है तो बोलेंगे कि आफ्टर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस द एंट्री ऑफ जनरेटिव सेल टेक्स प्लेस इन द क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब। तो हम सीधे बोल देते हैं कि आफ्टर दैट क्या बच्चा? दैट एंट्री ऑफ जनरेटिव सेल टेक्स प्लेस इन क्या बच्चा? तो पोलन ट्यूब। तो उसके बाद क्या बच्चा? तो जनरेटिव सेल का एंट्री होता है पोलन ट्यूब के अंदर। और बच्चा वो जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब के अंदर डिवाइड करके, फिर से बोलेंगे, वो जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब के अंदर डिवाइड करके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है कि नहीं? तो बोलेंगे बच्चा कि जनरेटिव सेल inside pollen tube, ठीक है, will divide by mitosis। कोई आदमी मियोसिस मत बोल देना, क्योंकि ये पोलन जो ग्रेन है उसमें जनरेटिव सेल था, ये एन है ना भाई। जनरेटिव सेल का प्लॉइडी क्या है? तो जनरेटिव सेल का प्लॉइडी एन है कि नहीं? यहाँ पे माइटोसिस ही होगा। तो विल डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म क्या बच्चा? तो टू फॉर्म टू मेल गैमेट। तो वहाँ पे दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है कि नहीं? तो बच्चा बोलेंगे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन पोलन ट्यूब के अंदर हो रहा है। क्या बच्चा? पोलन ट्यूब के अंदर हो रहा है। किससे हो रहा है? तो जनरेटिव सेल्स हो रहा है। क्या बच्चा? जनरेटिव सेल्स हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो बाई माइटोसिस। बात समझा बच्चा? तो ये जो मेल गैमेट्स बनता है बच्चा वो स्मॉल होता है, नन मोटाइल होता है। क्या बच्चा? नन मोटाइल होता है। उनके पास सीलियर फ्लैजिला नहीं है। बात समझे? क्लियर है? तो बोलेंगे कि क्या बोलेंगे बच्चा? द मेल गैमेट्स आर स्मॉल, नन मोटाइल एंड विदाउट द सीलिया एंड द फ्लैजिला। यहाँ पे कोई सीलिया और फ्लैजिला नहीं है। और ये क्या बताओ? स्पेशल टाइप का मूवमेंट शो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द अमीबॉयड मूवमेंट कह देते हैं। तो ये अमीबॉयड मूवमेंट शो कर सकता है। और अमीबॉयड मूवमेंट में देयर इज नो नीड ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, है कि नहीं? तो बच्चा हम ये बोल देंगे कि सर यहाँ पे ये जो होगा मेल गैमेट्स तो होगा, है कि नहीं? मेल गैमेट्स आर स्मॉल लेंस शेप्ड होता है, ठीक है, विदाउट सीलिया फ्लैजिला, ठीक बच्चा? और मतलब ये बोल देंगे ना नन मोटाइल और वो अमीबॉयड मूवमेंट शो करता है। अमीबॉयड मूवमेंट शो करता है, ठीक है? तो हमने कहा कि ये स्मॉल है, लेंस शेप्ड है, विदाउट सीलिया फ्लैजिला, नन मोटाइल एंड क्या बच्चा? अमीबॉयड बोल देते हैं। बात समझे बच्चा? क्लियर हुआ? तो ये बात था क्या बच्चा? अबाउट द मेल गैमेट्स। ठीक है बच्चा? क्लियर? बच्चा याद रखना जो मेल गैमेट्स आपने पढ़ा था ब्रायोफाइटा में, टेट्रोडोफाइटा में, दे हैव द फ्लैजिला। वहाँ पे फ्लैजिला था, याद आया? ब्रायोफाइटा में बाई फ्लैजिलेट कंडीशन था। और पढ़ेंगे टेट्रोडोफाइटा में कि वहाँ पे मिलेगा आपको मल्टी फ्लैजिलेट कंडीशंस, है कि नहीं? यहाँ पे क्या बच्चा? ये सब होता है विदाउट फ्लैजिला एंड सीलिया, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो बोलेंगे इट इज़ नन मोटाइल, है कि नहीं बच्चा? चलिए
तो बच्चा ये बात हमने कहा किसके बारे में, मेल गैमेट्स के बारे में कहा हमने। बच्चा जो बात हमने लिखवाया है ना उसको थोड़ा फिगर से समझना थोड़ा, ठीक है बच्चा, एकदम आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो बच्चा हमने सबसे पहले क्या कहा था कि जो वो पॉलन ग्रेन था, वो पॉलन ग्रेन है कि नहीं, वो पॉलन ग्रेन वाटर को एब्जॉर्ब किया है कि नहीं, और उसका जो एग्जाइन था वो एग्जाइन क्या बच्चा, रप्चर किया है कि नहीं। मान लो बच्चा ये इसका एग्जाइन है, तो ये एग्जाइन क्या बच्चा, रप्चर किया, कहाँ रप्चर किया, तो एट द पॉइंट ऑफ क्या बच्चा, द जर्म पोर। तो मान लो बच्चा यहाँ पे एग्जाइन रप्चर कर गया, और रप्चर करने के बाद क्या बच्चा, ये जो आपका इंटाइन है, ये इंटाइन क्या बच्चा ऐसे ये ग्रो कर जाता है एज आउटग्रोथ, और इसी आउटग्रोथ को हम कहते हैं क्या बच्चा, पोलन ट्यूब कहते हैं। बच्चा मान लो इसमें ये जो है दैट इज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है सर, है कि नहीं, और ये मान लो न्यूक्लियस है, किसका, न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल, है कि नहीं। और मान लो बच्चा ये जो मेरा है क्या है बच्चा, ये जो मेरा है इट इज़ द जनरेटिव सेल, क्या है बच्चा, ये जनरेटिव सेल है स्पिंडल शेप का, है कि नहीं, पढ़ाए थे आपको ये सब। अब क्या होता है बच्चा कि सबसे पहले इसमें यही ये जो न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, ये इंटर करेगा अलॉन्ग विद द साइटोप्लाज्म। तो हम बस ये दिखा दे रहे हैं बच्चा कि अगले केस में क्या होगा, कि सर अगले केस में जो ये था आपका इंटाइन, ये इंटाइन ऐसे ग्रो कर गया था, और ग्रो करने के बाद यहाँ पे टिप पे क्या आ गया बच्चा, तो टिप पे यहाँ पे आ गया है साइटोप्लाज्म आ गया सर, और साथ साथ में ये इसका न्यूक्लियस है कि नहीं। और बच्चा इसी में क्या बच्चा, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया क्या बच्चा, तो ये आपका आ गया जनरेटिव सेल आ गया, है कि नहीं। अब पहले देख लो फटाफट, ये तो हो गया, ठीक है ना। अब मान लो बच्चा ये आपका यहाँ पे जनरेटिव सेल अभी अंदर अभी इसी में है। अब इसके आने के बाद क्या होता है बच्चा, अब जनरेटिव सेल का मूवमेंट होता है पोलन ट्यूब के अंदर में। तो अगले स्टेप में हम दिखा देते हैं कि जनरेटिव सेल भी क्या बच्चा इस पोलन ट्यूब के अंदर में आ जाएगा, है कि नहीं। तो अगले स्टेप में देखो ध्यान से बच्चा कि सर ये जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के अंदर में अब आ जाएगा क्या बच्चा, तो जनरेटिव सेल भी आ जाएगा, है कि नहीं। और वो जनरेटिव सेल आके डिवाइड कर जाता है, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एक और कितना, दो बनाता है मेल गैमेट, ये दो बनाता है मेल गैमेट, है कि नहीं बच्चा। और ये रहा क्या, तो ये रहा साइटोप्लाज्म रहा, और यहाँ पे रहा क्या बच्चा, ये तो वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, बात समझे बच्चों। और यही आपका क्या है बच्चा, ये पोलन ग्रेन ये सब है कि नहीं। तो बच्चा ये जो रहा दो आपका क्या, तो इसको आप कहेंगे कि दो मेल गैमेट है सर, ये दो मेल गैमेट है कि नहीं। ये जो है सर यही आपका है पोलन ट्यूब न्यूक्लियस, क्या बच्चा, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। तो बच्चा हम पूछेंगे आपसे कि पोलन ट्यूब के टिप पे क्या है, तो टिप पे यही ना है, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस है, और टिप से हल्का अवे क्या है बच्चा, तो मेल गैमेट है। तो याद रखना बच्चा, द मेल गैमेट का पोजीशन जो होता है सब एपिकल, क्या होता है बच्चा, सब एपिकल होता है, वेयर एज द पोजीशन ऑफ क्या बच्चा, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस इज एपिकल, है कि नहीं। तो बच्चा आप क्या बोलेंगे कि जो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस होता है उसका पोजीशन क्या है, एपिकल है कि नहीं। तो आप बोलेंगे कि पोलन ट्यूब न्यूक्लियस एपिकल इन पोजीशन, ये एपिकल है पोजीशन में, एपिकल इन पोजीशन। और जो बच्चा मेल गैमेट है, क्या बच्चा, जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट क्या है बच्चा, तो मेल गैमेट जो है ये सब एपिकल पोजीशन का है, तो सब एपिकल इन पोजीशन। तो मेल गैमेट इज सब एपिकल इन पोजीशन, वेयर एज पोलन ट्यूब न्यूक्लियस इज एपिकल इन पोजीशन। ठीक बच्चा, क्लियर है। तो ये एपिकल और ये सब एपिकल, ठीक बच्चा, क्लियर है। बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये जो पोलन ट्यूब जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट फिर से पीछे चल जाए, मतलब फिर से इंटर कर जाए किसमें, पोलन ग्रेन में। ऐसा क्यों, तो आगे सेल में पढ़ोगे तो साइटोप्लाज्म जो होता है बच्चा ना, वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, दैट इज द साइक्लोसिस होता रहता है। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड क्या बच्चा, साइक्लोसिस। तो ड्यू टू साइक्लोसिस ये हो सकता है कि ये जो मेल गैमेट है वो फिर से क्या बच्चा पोलन ग्रेन में इंटर कर जाए।
बट ये ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब मेल गैमेट का एंट्री हो जाता है, जब मेल गैमेट बन चुका है किसके अंदर में, तो पोलन ट्यूब के अंदर में, तो उसके बाद क्या बच्चा, तो जो भी ये पार्ट होता है पोलन ट्यूब का, उसमें जगह जगह पर ऐसे कैलोज का बन जाता है डिपोजिशंस। तो ये सब क्या बच्चा, दीज आर द कैलोज डिपोजिशंस। क्या बच्चा? कैलोज डिपोजिशंस, कैलोज डिपोजिशन। और कैलोज क्या है बच्चा, तो भूलना मत कि कैलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। क्या बच्चा? कैलोज क्या है? तो कैलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, तो टू प्रिवेंट द बैकवर्ड एंट्री ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द pollen grain, ठीक है, एट सेवरल प्लेसेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैलोज प्लग। क्या बच्चा? कैलोज प्लग है कि नहीं? तो हम बोलेंगे बच्चा कि एट सेवरल प्लेसेस इन pollen tube there is formation of क्या बच्चा? कैलोज प्लग, ठीक है। क्यों? तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बैकवर्ड एंट्री ऑफ pollen grain into एंट्री ऑफ मेल गैमेट ना, मेल गैमेट किसमें बच्चा, तो इनटू pollen grain, द बैकवर्ड एंट्री ऑफ मेल गैमेट इनटू द pollen grain। इसलिए जगह जगह पे वहाँ पे कैलोज का हो जाता है डिपोजिशन। अगर पूछ ले आपसे कि कैलोज किसका पॉलीमर है, तो आप बोल लेंगे कैलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, है कि नहीं? कैलोज क्या है बच्चा, तो कैलोज इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज है कि नहीं? बच्चा ये कैलोज के बारे में आपने एनाटॉमी में पक्का पढ़ा होगा, है कि नहीं? कैलोज प्लग याद है आप लोग को? फ्लोएम में आपने पक्का पढ़ा होगा, जो सी प्लेट्स को ब्लॉक कर देता है, याद आया? चलिए, तो बच्चों ये सब बात आपको पक्का आ गया, ठीक है। बच्चा ये बताना, ये सारा इवेंट जो आपने पढ़ा है ये कहाँ हो रहा है? ये सारा इवेंट स्टिग्मा के सरफेस पे हो रहा है। क्या बच्चा? ऑल दिस इवेंट्स इज टेकिंग प्लेस ऑन स्टिग्मा सरफेस, है कि नहीं बच्चा? तो हम बोलेंगे बच्चा कि ऑल दिस इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस ऑन क्या बच्चा, स्टिग्मा सरफेस। ठीक बच्चा, क्लियर है? तो हम बोलेंगे बच्चा कि ऑल दिस इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस ऑन क्या बच्चा, बोलो, स्टिग्मा सरफेस। ये सारा इवेंट कहाँ हो रहा है बच्चा? ये सारा इवेंट स्टिग्मा के सरफेस पे हो रहा है। बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बताएंगे आप लोग, ठीक है बच्चा? तो बोलेंगे कि इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म formation of male gamete, ठीक है, occurs on dash surface inside dash। बताओ फटाफट बच्चा, क्वेश्चन है कि इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट अकर ऑन डैश सरफेस इनसाइड डैश। तो बच्चा बोलेंगे अकर्स ऑन क्या, स्टिग्मा सरफेस इनसाइड क्या बच्चा, पोलन ट्यूब। कहीं भूलना मत बच्चा इसका। तो 60% एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, स्टिग्मा सरफेस पे होगा, और कहाँ बच्चा, पोलन ट्यूब में होगा। बात समझे? क्योंकि पोलन ट्यूब में जेनरेटिव सेल इंटर करने के बाद डिवाइड करके फिर मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है बच्चा? आपने पढ़ा था ना कि 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होता है।
जब कभी पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होगा तो पॉलन ग्रेन में वहाँ पे 2 सेल होगा, कौन कौन सा, वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। बात समझा? चलो ठीक है बच्चा, तो ये सारा बात था क्या, पॉलन जर्मिनेशन इन द केस ऑफ क्या बोलेंगे 2 सेल स्टेज ऑफ पॉलिनेशन, है कि नहीं। तो हमने जो बात किया है क्या किया है, तो पॉलन का जर्मिनेशन कितने सेल में, तो 2 सेल स्टेज में जब पॉलिनेशन हुआ था वहाँ का बात किया है। ठीक है बच्चा आगे ध्यान से चलो फटाफट, सिंपल बात आगे भी। बच्चा हम आपसे पूछेंगे कि अगर पॉलिनेशन क्या बच्चा, अगर पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज में होगा, तो बच्चा हम पूछेंगे कि अगर पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज में होगा, इफ पॉलिनेशन अकर इन 3 सेल स्टेज, ठीक है। तो बच्चा बोलेंगे इफ पॉलिनेशन अकर इन 3 सेल्ड स्टेज, अगर पॉलिनेशन क्या बच्चा 3 सेल स्टेज में होता है, देन इन दिस कंडीशन, तब इस कंडीशन में, ठीक है, द पोलन ट्यूब will carry male gamete, will carry क्या बच्चा, male gamete from initial stage। तो बच्चा हम ये बोल रहे हैं कि अगर पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज में होगा, अगर 3 सेल स्टेज में होगा पॉलिनेशन, तब वैसे कंडीशन में पॉलन ट्यूब में स्टार्टिंग से इनिशियल स्टेज से वहाँ पे क्या बच्चा, मेल गैमेट्स होगा। देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, बड़ा सिंपल सा बात हम कहना चाह रहे हैं। देखो ध्यान से बच्चा, ये मान लो आपका आया पॉलन ग्रेन, है कि नहीं, और इस पॉलन ग्रेन का ये बाहर वाला जो अंदर वाला इंटाइन है और ये बाहर वाला एक्साइन है। ठीक बच्चा, क्लियर है। और मान लो बच्चा इसके अंदर में ये जो है, ये जो बच्चा है इसका ये साइटोप्लाज्म है कि नहीं, और इसी में ये इसका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है कि नहीं, और इसके अंदर में पहले से 2 मेल गैमेट बना हुआ है, क्योंकि सर यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन एंथर के अंदर ही हो चुका था, याद है आप लोग को। चलिए 2 मेल गैमेट है तो 3 सेल यहाँ पे पहले से बना हुआ है। अब बच्चा फिर से वही बात होगा, एक्साइन जो होगा वो स्वेल करेगा, रप्चर करेगा, इंटाइन ग्रो करेगा, पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा, है कि नहीं। तो सर यहाँ पे फिर वही होगा सर, ये सर जो आपका इंटाइन है ये इंटाइन ग्रो कर जाएगा, और ग्रो करने के बाद ऐसे बनाएगा पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब में सबसे पहले क्या बच्चा, तो आएगा पोलन ट्यूब न्यूक्लियस अलोंग विद द साइटोप्लाज्म, है कि नहीं। और फिर इसके बाद क्या बच्चा, तो इसके बाद इसमें आ जाएगा क्या, तो ये 2 मेल गैमेट, है कि नहीं। और ये रहा इसका क्या बच्चा, ये रहा इसका एक्साइन रहा है। तो बच्चा हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पोलन ट्यूब में मेल गैमेट स्टार्टिंग से है, और वहाँ पे क्या हुआ था, तो वहाँ पे जेनेटिव सेल आया था और वो फिर डिवाइड किया था, फिर मेल गैमेट बना था। बात समझे, हुआ क्लियर पक्का। तो नोट करके बता दे रहे हैं, ठीक है। whenever pollination occur in 2 cell stage, ठीक है, then the pollen grain, ठीक है, सॉरी, then the pollen tube इनिशियली कंटेन क्या बच्चा, इनिशियली कंटेन जनरेटिव सेल, तो वहाँ पे इनिशियली होगा जनरेटिव सेल विच फर्दर डिवाइड टू फॉर्म मेल गैमेट, है कि नहीं, विच फर्दर डिवाइड टू फॉर्म क्या, विच फर्दर डिवाइड टू फॉर्म क्या, डिवाइड टू फॉर्म, बोलो बच्चा, मेल गैमेट, जो बाद में डिवाइड करके मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों डिफरेंस बिल्कुल भूलना मत। तो हमने बोला कि पॉलिनेशन अकर इन 3 सेल स्टेज, देन इन दिस कंडीशन द पोलन ट्यूब विल कैरी मेल गैमेट फ्रॉम इनिशियल स्टेज, और यहाँ पे
पॉलन जो ट्यूब होगा उसमें स्टार्टिंग में होगा जनरेटिव सेल और वो फिर डिवाइड करके क्या बच्चा मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। बच्चा यहाँ पर भी मेल गैमेट के एंट्री को बैकवर्ड एंट्री को किसमें पॉलन ग्रेन में प्रिवेंट करने के लिए यहाँ भी क्या बच्चा कैलोस प्लग होगा। सब कुछ सेम है, बस ये समझना है कि वहाँ पे एंट्री किया था जनरेटिव सेल और यहाँ पे एंट्री क्या कर रहा है बच्चा मेल गैमेट। जब पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होगा तो वहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन स्टिग्मा सरफेस पे होगा और जब पॉलिनेशन होगा 3 सेल स्टेज में तो वैसे केस में मेल गैमेट का फॉर्मेशन एंथर के अंदर होगा। बात समझा? इतना तो आई थिंक आपको पक्का क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है? पक्का हो गया? चलो बच्चा, इतना पढ़ने के बाद हल्का सा हम देख लेते हैं द रोल ऑफ द स्टिग्मेटिक सिक्रीशन। क्या बच्चा? रोल ऑफ स्टिग्मेटिक सिक्रीशन। बच्चों हम देख रहे हैं अब यहाँ पे रोल ऑफ द स्टिग्मेटिक सिक्रीशन। ठीक है बच्चा? बच्चा हम देख रहे हैं रोल ऑफ स्टिग्मेटिक सिक्रीशन। स्टिग्मेटिक सिक्रीशन तो पहला हम बात कह देंगे कि सर जो वाटर होता है वाटर हेल्प्स इन क्या बच्चा? हेल्प्स इन रप्चरिंग ऑफ एग्जाइन। जो वाटर होगा ये एग्जाइन के रप्चरिंग में हेल्प करेगा, रप्चरिंग ऑफ एग्जाइन। ठीक है बच्चा? जो बोरॉन होता है बोरॉन, ठीक है, बोरॉन जो होता है ये मेंटेन्स परमिएबिलिटी ऑफ पोलन ट्यूब, मेंटेन परमिएबिलिटी ऑफ पोलन ट्यूब वॉल, ऑफ पोलन ट्यूब वॉल। तो पोलन ट्यूब वॉल के परमिएबिलिटी को मेंटेन करने वाला कौन है बच्चा? बोरॉन है। तो ये सब चीज़ भूलना मत बच्चा कभी भी। ठीक है? ये जो शुगर होगा बच्चा, तो शुगर यूज्ड एज, ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और इसमें भी जो शुगर यूज होता है बच्चा वो शुगर कौन सा है? तो सुक्रोज है बच्चा, सुक्रोज। तो सुक्रोज इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और बच्चा एक यहाँ पे शुगर कॉम्प्लेक्स है, नाम मत भूलना उसका, दैट इज द बोरॉन एनोसिटॉल। ठीक है ना, शुगर कॉम्प्लेक्स, ये शुगर एनोसिटॉल। ठीक है, बोरॉन एनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो होगा ना हेल्प इन कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ क्या बच्चा? पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब के कीमोट्रॉपिक मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चा? इसमें जो अगला है दैट इज कैल्शियम हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, तो कैल्शियम है बच्चा, कैल्शियम हेल्प इन ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। जो कैल्शियम है बच्चा ये हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब में। ठीक बच्चा? क्लियर है? तो ये सब बच्चा भूलना मत कभी भी। ठीक है, कि H2O हेल्प्स इन रप्चरिंग ऑफ एग्जाइन, बोरॉन मेंटेन द परमिएबिलिटी ऑफ पोलन ट्यूब वॉल, शुगर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है ना, बोरॉन एनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब एंड कैल्शियम हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। बच्चा आपके बुक में बस ये लिखा हुआ है कि बोरॉन कैल्शियम शुगर एंड वाटर हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। खत्म। क्या लिखा है? बोरॉन शुगर कैल्शियम हेल्प इन क्या बच्चा? जर्मिनेशन ऑफ पोलन क्या ग्रेन, और कुछ नहीं, खत्म हो गया। ठीक है बच्चा? यह है काफ़ी आपके लिए, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करेंगे आप। बात समझे बच्चों? हुआ क्लियर? ठीक है बच्चा, सुन ध्यान से, 2 टर्म बता रहा हूँ, टर्म को भूलिएगा मैं बच्चों। ठीक है बच्चों? एक को हम बोलेंगे इन वीवो जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? इन वीवो जर्मिनेशन। ठीक है, और एक को हम बोलते हैं बच्चा इन विट्रो जर्मिनेशन। क्या बच्चा? इन विट्रो जर्मिनेशन। ठीक है, सुन ध्यान से बच्चा। तो ये जो जर्मिनेशन ऑफ पीजी होता है, जर्मिनेशन ऑफ पीजी मतलब पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन ये बच्चा आपका 2 टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक को हम कहेंगे इन वीवो जर्मिनेशन, इन वीवो जर्मिनेशन।
बच्चा आप सब समझना, कहीं पर भी इन वीवो रहेगा मतलब नेचुरल कंडीशन में। क्या बच्चा? नेचुरल कंडीशन में बोलना, ठीक है। और एक को हम बोलते हैं बच्चा इन विट्रो जर्मिनेशन कहते हैं। इन विट्रो जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन में, मतलब द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन इन द आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम इज कॉल्ड इन विट्रो जर्मिनेशन। और दूसरा क्या बच्चा? इन वीवो मतलब जर्मिनेशन ऑफ क्या बच्चा? पोलन ग्रेन ऑन कहाँ पे? तो ऑन स्टिग्मा सरफेस इज कॉल्ड क्या बच्चा? इन वीवो जर्मिनेशन, ठीक है बच्चा। तो आप बोलेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ऑफ पोलन ग्रेन, ग्रेन कहाँ पे? तो ऑन स्टिग्मा सरफेस, ऑन स्टिग्मा सरफेस इज कॉल्ड क्या बच्चा? इज कॉल्ड हम कहते हैं इन वीवो जर्मिनेशन कहते हैं। इन वीवो जर्मिनेशन, जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक बच्चा, क्लियर। और दूसरा क्या बच्चा? इन विट्रो जर्मिनेशन मतलब क्या बोलेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ऑफ पोलन ग्रेन इन न्यूट्रिएंट मीडियम, इन न्यूट्रिएंट मीडियम, इन न्यूट्रिएंट मीडियम, मीडियम, ठीक है ना। इन आर्टिफिशियल कंडीशंस, इन आर्टिफिशियल कंडीशन इस कॉल्ड क्या बच्चा? तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो जर्मिनेशन कहते हैं। इस कॉल्ड क्या बच्चा? बोलो यार, इस कॉल्ड क्या? इन विट्रो जर्मिनेशन कहते हैं। तो बच्चा ये दो टाइप का होता है, एक को हम कहेंगे इन विट्रो जर्मिनेशन और एक को हम कहते हैं क्या बच्चा? इन वीवो जर्मिनेशन कहते हैं। तो बच्चा ये जो इन विट्रो जर्मिनेशन है, ठीक है, इसको करवाने के लिए हम क्या करते हैं? 10% शुगर सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन में, ठीक है बच्चा, पोलन ग्रेन को रखते हैं। कहाँ पे? तो 10% शुगर सॉल्यूशन में पोलन ग्रेन को रखते हैं। और ये देखा गया बच्चा कि अगर 10% शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे पोलन ग्रेन को तो वो पोलन ग्रेन 15 से 30 मिनट में क्या बच्चा? जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है बच्चा। तो कितना है बाबू? 15 से 30 मिनट में ये जर्मिनेट कर जाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो हम लोग पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है बच्चा। तो ये सब कुछ टर्म था जो आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चा। इसमें बच्चा एक लास्ट टर्म बता रहे हैं, भूलना मत, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है बट इम्पॉर्टेंट है, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। बच्चा टर्म आता है दैट इज़ कॉल्ड द माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या बच्चा? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो काफ़ी आसान है बच्चा, आप आराम से बता सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है कि नहीं? क्या है बच्चा? तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो बच्चा क्या बोलोगे कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेट फ्रॉम जेनरेटिव सेल इट्स कॉल्ड क्या बच्चा? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अरे यार, जो ये जेनरेटिव सेल था, इस जेनरेटिव सेल में जब हुआ था माइटोसिस, जब हुआ था माइटोसिस, तो इसे यहाँ पे कितना? 2 मेल गैमेट नहीं बन गया था क्या? था ना। तो हम वही बोलते हैं बच्चा कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बच्चा? तो 2 मेल गैमेट फ्रॉम द जेनरेटिव सेल आफ्टर माइटोसिस इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, है कि नहीं? तो बच्चा क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? 2 मेल गैमेट फ्रॉम जेनरेटिव सेल, ठीक है बच्चा, आफ्टर माइटोसिस, जेनरेटिव सेल आफ्टर माइटोसिस, है कि नहीं बच्चा? इज कॉल्ड क्या बच्चा? तो इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। इज कॉल्ड क्या बच्चा? हम कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो बच्चा कोई पूछेगा आपसे कि आखिर में ये क्या होता है,
तो इसको आप आराम से डिफाइन कर दोगे, है कि नहीं बच्चा। तो ये सब टर्म आप कहीं भूलना मत ये सब, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जाम में पूछते आपसे कि बताओ कि 60% एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहाँ होता है, इनसाइड द एंथर कि इनसाइड द पोलन ट्यूब, तो आप बोल देंगे इनसाइड पोलन ट्यूब। तो ये टर्म जो पूछा आपसे कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, बेसिकली उसका मतलब क्या था कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन, यही ना था बच्चा। तो ये सब बच्चा आपको बिल्कुल आ गया है कि नहीं। चलिए बच्चों देखो ध्यान से, अब हमने क्या देखा अभी तक, हमने ये देखा कि सर ये रहा आपका स्टिग्मा सरफेस, क्या बच्चा, स्टिग्मा सरफेस, और ये रहा आपका स्टाइल, है कि नहीं, और ये रहा आपका ओवरी, और इस ओवरी में क्या बच्चा क्या प्रेजेंट है, तो इस ओवरी के अंदर में क्या बच्चा, तो ये रहा प्रेजेंट आपका ओव्यूल, क्या बच्चा, ये ओव्यूल प्रेजेंट है। तो इस ओवरी के अंदर में क्या बच्चा, ऐसे ओव्यूल प्रेजेंट है कि नहीं, और इस ओव्यूल के अंदर में क्या बच्चा, तो ये प्रेजेंट है आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, और इसमें ये रहा बच्चा आपका एंटीपोडल्स, ये रहा सिनर्जिड्स, है कि नहीं, ये रहा एग, और ये रहा पोलर न्यूक्लियाई। ठीक बच्चा, क्लियर है बच्चा। हो क्या गया है कि सर ये जो पोलन ग्रेन था, ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके ऐसे ये पोलन ट्यूब फॉर्म कर दिया, है कि नहीं, ये फॉर्म कर दिया पोलन ट्यूब। अब इस पोलन ट्यूब में ये न्यूक्लियस है, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस, और इसमें बच्चा ये क्या है बच्चा, तो ये यहाँ पे मेल गैमेट्स है। अब बच्चा ये पोलन ट्यूब ग्रो करता है, ये पोलन ट्यूब ग्रो करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या बच्चा, बोरन एनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं, टुवार्ड्स द एम्ब्रियो सैक। अब इस पोलन ट्यूब को ग्रो करना है, और ये पोलन ट्यूब ग्रो करके कहाँ बच्चा, ऐसे एम्ब्रियो सैक में घुसेगा। अब हमको देखना है कि पोलन ट्यूब कैसे पहुँचता है अप टू एम्ब्रियो सैक, बात समझे। चलिए, तो हम ये बोल रहे हैं कि बच्चा हमने जो पढ़ा था आज कि स्टिग्मा सरफेस पे आया पोलन ग्रेन, तो स्टिग्मा सरफेस पे पोलन ग्रेन आने के बाद, है कि नहीं, ठीक है, और एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने तक जो भी इवेंट हुआ उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, तो इन द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो ये पूछेगा बच्चा कि व्हाट डू यू मीन बाई पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो ऑल द इवेंट विच अकर आफ्टर डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा सरफेस अप टू द एंट्री ऑफ क्या है, पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है ना, और इवल सिंपल से इनसाइड द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड क्या बच्चा, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, है कि नहीं। तो बच्चा इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ऑल इवेंट्स विच taking place from क्या बच्चा, pollen deposition on stigma surface to entry of pollen tube ठीक है बच्चा, इन द एम्ब्रियो सैक इनसाइड क्या, ओव्यूल इज कॉल्ड क्या बच्चा, तो इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो बच्चा बोर्ड्स में ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछेगा आपसे कि डिफाइन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो बच्चा आप क्या बोलेंगे, वो सारा इवेंट जो स्टार्ट होगा पोलन डिपोजिशन से पोलन ट्यूब के एंट्री कहाँ, एम्ब्रियो सैक में इनसाइड द ओव्यूल इज कॉल्ड द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है बच्चा, क्लियर है। और उसमें जो पहला स्टेप था दैट इज़ द पोलन जर्मिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जो आपने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे अगले क्लास में कि कैसे वो ट्रेवल करता है स्टाइल से, कैसे इंटर करेगा, रिच करेगा ओवरी,
और फिर कैसे इंटर करेगा ओव्यूल के अंदर, और फिर ओव्यूल से कैसे इंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक में पहुंचने के बाद फिर पढ़ेंगे कि कैसे वो जा रहा है फर्टिलाइजेशन। बात समझे बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा आदमी अपना अपना एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, ठीक है बच्चों। ओपन द पेज नंबर 31, ठीक है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ध्यान देना बच्चा। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, कंपेटेबल पॉलन ऑफ सेम स्पेसीज एज द स्टिग्मा। हमने कहा था ना कि ज़रूरी नहीं है वो पॉलन सेम स्पेसीज का और डिफरेंट स्पेसीज का भी आ सकता है कि नहीं। ऑफन द पॉलन ऑफ रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पेसीज और फ्रॉम सेम प्लांट इफ़ इट इज़ सेल्फ इनकम्पेटेबल, ठीक है ना, ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। बच्चा हमने कहा था ना एक इवेंट है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जो आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ाया जाएगा कि एक वैसा मैकेनिज्म जिसमें खुद का पॉलन खुद के स्टिग्मा पे जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब नहीं फॉर्म कर सकता है। बात समझे? ऐसा भी केस होता है कि जहाँ पे खुद का पॉलन खुद के स्टिग्मा पे जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब नहीं फॉर्म कर सकता है, और इसी को हम कहते हैं क्या बच्चा? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। जो दो टाइप का होता है GSI एंड SSI, मतलब गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जो बिना जेनेटिक्स पढ़े हुए समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसको आपको सर पढ़ाएंगे जेनेटिक्स में, ठीक है बच्चों। चलिए तो वही बोल रहा है, ऑफन pollen of wrong type either from other species or from the same plant if it is self incompatible also land on the stigma. The pistil has ability to recognize the pollen, है कि नहीं, whether it is of right type मतलब compatible or wrong type incompatible. If it is of right type, the pistil accept the pollen and promote the post pollination event. आखिर में क्या है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट? तो पॉलन का जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना, और उस पॉलन ट्यूब का फिर मूव करके कहाँ से, स्टाइल से मूव करते हुए ओवरी के पास पहुँचना, वहाँ से फिर ओव्यूल में घुसना, और वहाँ से फिर एम्ब्रियो सैक में घुसना। इट इज़ द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, है कि नहीं। चलिए, दैट लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इफ़ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, द पिस्टिल रिजेक्ट द पॉलन बाई प्रिवेंटिंग द पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। तो हमने वही कह दिया कि अगर पॉलन इनकम्पेटेबल होगा तो जर्मिनेट ही नहीं करेगा और पॉलन ट्यूब ही नहीं फॉर्म करेगा, और अगर पॉलन ट्यूब बन भी जाता है तो पॉलन ट्यूब फिर फर्दर ग्रो नहीं करेगा, और फिर वो कहाँ नहीं पहुँचेगा, तो स्टाइल से होते हुए कहाँ, ओव्यूल से होते हुए एम्ब्रियो सैक में नहीं पहुँच पाएगा, है कि नहीं। तो वही बात कह रहा है कि इफ़ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, द पिस्टिल रिजेक्ट द पॉलन बाई प्रिवेंटिंग द पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। ठीक बच्चा, क्लियर। The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is a result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil, है कि नहीं। हमने कहा था ना कि पॉलन के सरफेस पर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होता है, और जो स्टिग्मा होता है उसके सरफेस पे भी डिफरेंट टाइप का प्रोटीन्स होता है, केमिकल्स होता है, जिनके बीच में क्या बच्चा रिएक्शंस होगा, और वो रिएक्शन क्या बताओ लीड टू द एक्सेप्टेंस और द रिजेक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, है कि नहीं। वही बात यहाँ कह रहा है बच्चा। The dialogue is mediated by the chemicals component of pollen interacting with those of pistil, ठीक है। It is only in recent years that botanists have able to identify some of the pollen pistil pollen pistil components and interaction leading to recognition followed by the acceptance or rejection। तो बच्चा बिल्कुल रिसेंट चीज़ है, कौन कौन केमिकल इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, इसके बारे में अभी भी वर्क चल ही रहा है, ठीक है बच्चा। वही बात यहाँ लिख रहा है। As mentioned earlier, following the compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma, produce a pollen tube through one of the germ pore। ठीक है बच्चा, एक जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का होगा फॉर्मेशन। वो कैसे होता है, मैंने बताया था आपको कि एक्जाइन वाटर एब्जॉर्व करता है, स्वेल कर जाता है, फिर वो रप्चर कर जाता है पॉलन ट्यूब के पास से, फिर जर्म पोर के पास से, फिर वहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। कैसे? बाय एक्सटेंशन ऑफ द इंटाइन, है कि नहीं। वही बात कह रहा है। द कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन हैव टू मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, है कि नहीं। अब जो कंटेंट होगा किसका, पॉलन ग्रेन का, वो पॉलन ट्यूब में मूव करेगा, और उसमें भी क्या बच्चा, तो सबसे पहले तो जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है वो मूव करता है अलॉन्ग विद द साइटोप्लाज्म, है कि नहीं। वही कह रहा है। पॉलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल रिचेज द ओवरी। हमने कहा था ना कि यहाँ से ग्रो करते हुए स्टिग्मा स्टाइल से ग्रो करते हुए कहाँ पहुँचेगा, ओवरी पहुँचेगा, है कि नहीं। बात यहाँ कह रहा है। You would recall that in some plant pollen grains are set at 2-celled condition। बोला इन सम प्लांट, अब वो पता है ना 60% एंजियोस्पर्म में होता था, है कि नहीं।
A vegetative cell and generative cell. In such plant, the generative cell divides and form the two male gamete during the growth of pollen tube in the stigma. तो हमने कहा था ना कि जनरेटिव सेल डिवाइड करता है पोलन ट्यूब के अंदर ऑन द स्टिग्मा सरफेस। बात समझे बच्चों? इस पेज में बहुत सारा वर्ड छुपा हुआ है, बहुत सारा इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है, उसको आपको खोज के बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, वही कह रहा है। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड्स and forms two male gamete during the growth of pollen tube in the stigma. In plant which shed the pollen in the 3 cell condition, the pollen tube carry the two male gamete from the beginning. ठीक है बच्चा, क्लियर है? चलो बच्चा आगे बोल रहा है, pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through micropyle. बच्चा ये सब बात का बात है, हमने बस पढ़ाया कैसे अभी pollen tube बनता है। अब ये सब पढ़ाएंगे अगले क्लास में, ये और फर्टिलाइजेशन अगले क्लास में। ठीक है, तो बच्चा वही बोल रहा है कि इन प्लांट विच सेट द पोलन इन सीजल कंडीशन द पोलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड इंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलिफॉर्म अपैरेटस। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले वो ओव्यूल में घुसता है और ओव्यूल के बाद फिर एम्ब्रियो सैक में घुसता है थ्रू वन ऑफ सिनर्जिड। ये सब पढ़ाएंगे अभी, वो अगले क्लास में डिटेल पढ़ाएंगे पूरा। ठीक है, अभी बस सुन लो खाली किताब से, एनसीईआरटी से। Many recent studies shows that the filiform apparatus present at the micropellar region, part of synergid, guides the entry of pollen tube. अब याद है ना कि filiform apparatus जो था thickenings present at the synergids at the micropellar region, वही क्या बच्चा गाइड करता है entry of pollen tube inside the embryo sac. ठीक है बच्चा, चलिए। All these events from pollen deposition on the stigma until the tubes enter the ovules are together referred to as the pollen pistil interaction. बच्चा हमने वही कहा था कि all events which taking place from the pollen deposition on a stigma surface to entry of pollen tube inside the embryo sac inside the ovule is called pollen pistil interaction. ठीक है बच्चा, चलिए। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving the pollen recognition followed by the promotion and inhibition of the pollen. ठीक है ना? The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating the pollen pistil interaction, even incompatible pollination to get desired hybrid. बच्चा मान लो कि हमको ये पता हो जाए कि मान लो बच्चा हमने आम के पेड़ पे डाला लीची का पोलन और हमको पता चल जाए कि लीची के पोलन को आम के स्टिग्मा पे कौन सा केमिकल ग्रो नहीं करने दे रहा है, और उस केमिकल को अगर हम वहाँ से हटा दें, ठीक है ना, और उस केमिकल को हम किसी मीन से हटा दें तो वो लीची का पोलन भी ग्रो करके वहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्म करके आम के एग को फर्टिलाइज कर सकता है और वहाँ पे कुछ नया वैरायटी का मिल जाएगा वो कुछ चीज़। बस एग्जाम्पल दिया आपको, है कि नहीं बच्चा? चलिए, तो वही बोल रहा है कि the knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating the pollen pistil interaction even in incompatible pollination, ठीक है, to get desired hybrids. You can easily study the pollen germination by dusting the some pollen from the flowers such as the pea, chicken pea, Crotalaria, balsam and vinca, नाम है प्लांट्स का जहाँ पे स्टडी करते हैं। ऑन अ ग्लास स्लाइड कंटेनिंग ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन, कितना बच्चा? 10%। तो हमने कहा था कि 10% शुगर सोल्यूशन में अगर डालेंगे पोलन ग्रेन को तो वो कितना में 15 से 30 मिनट में जर्मिनेट कर जाता है। ये डाटा भूलना मत कभी बच्चा, ठीक है। आफ्टर अबाउट 15-30 मिनट्स ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, यू विल लाइकली टू सी द पोलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है बच्चा, क्लियर है। उसके बाद दिया हुआ आपका किसके बारे में? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और बच्चा फिर स्टार्ट हो गया है आपका डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो बच्चा इतना हमने पढ़ लिया है, तो सही पूछो ना बच्चा। स्टार्टिंग में इस पेज में, पेज नंबर 33 में 2-3 लाइन आपके एनसीईआरटी में, तो उस 2-3 लाइन को हम लोग हाफ एन आवर एक्सप्लेन कर लेंगे। वो हाफ एन आवर में, मतलब हाफ एन आवर में हम ये पॉइंट्स पूरा पढ़ लेंगे और फिर हाफ एन आवर में हम पढ़ लेंगे कि कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। मतलब अगले क्लास में आपका हम ख़त्म कर देंगे, फर्टिलाइजेशन इवेंट ख़त्म कर देंगे। और फिर इसमें बचेगा आपका बस लास्ट इवेंट, दैट इज़ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, कैसे एंडोस्पर्म बनता है, ये पढ़ लेंगे। और हल्का फुल्का पढ़ा देंगे आपको फ्रूट्स के बारे में, सीड्स के बारे में। क्यों? तो फ्रूट्स के बारे में, सीड्स के बारे में आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है मॉर्फोलॉजी में। और इसमें फिर लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा, दैट इज़ द एपोमिक्सिस, पोलिम्ब्रियोनी एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इस चैप्टर में गिन के लगेगा आपका मुश्किल से 4 क्लास और 4 या 5, 4 क्लास और लगेगा इसमें, फिर ख़त्म कर देंगे आपका। ठीक बच्चों, चलो फिर कल मिलते हैं, बाय।